नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को लेकर हमारे मन में कई सवाल हर रोज आते हैं। नए नए शोध सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति अगर साफ हो रही है तो कंफ्यूजन भी बरकरार है। हर रोज एक सवाल के साथ हम कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के संक्रमण को लेकर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आज का अहम सवाल यही है कि क्या कोरोना संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत होने के बाद वायरस निष्क्रिय हो जाता है, या फिर म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के संक्रमण को लेकर रोज जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो कहां तक सही हैं। इस संक्रमण के अब तक पता चले रोगियों में से 15% से ज्यादा ऐसे रोगी हैं जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं था, या फिर मधुमेह से संक्रमित लोगों की संख्या महज 55% ही रही है। जानना जरूरी है। तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें कि क्या कुछ नए नए शोध में निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, मरने के बाद रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अब तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में ये आंकड़ा 2165 है। महाराष्ट्र में बात करें तो 1188 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं यूपी में अगर बात की जाए तो 663 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 590 मरीजों का आंकड़ा है। हरियाणा में यह आंकड़ा 339 है और आंध्र प्रदेश में 248 मामले अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, एक नए शोध में यह भी सामने आया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से किसी मरीज की अगर मौत होती है तो उसके बाद वायरस जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही इसके जरिए औरों के संक्रमित होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। वहीं अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो ब्लैक फंगस में भी हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस तथ्य में अब पता चला है कि ब्लैक फंगस वाले रोगियों में से 15% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ था। हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर आर.एन. टंडन जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के, और डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू जी डॉक्टर टंडन, लगातार नए नए तथ्य, नए नए शोध सामने आ रहे हैं। एक नया शोध आज फिर आया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से मरे व्यक्ति के शव से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये चीजें जो है काफी समय से चल रही हैं और पहले भी बहुत बार इनके ऊपर जो है एनालिसिस हुई है और इसको सिर्फ ढूंढा गया है कि किस तरह से हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, जो लोग हैंडल कर रहे हैं डेड बॉडीज को और डॉक्टर्स को जो कभी इनका पोस्टमार्टम या वैसे करके देख रहे हैं, कैसे लर्न करें कि क्या क्या चीजें कोरोना इन्फेक्शन से हो रही। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज आई हैं जिसमें ये पाया गया है, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स है। मतलब 100% सबने ये नहीं कहा है कि वायरस नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि अगर बॉडी को आपने रेफ्रिजरेट करके रखा हुआ है तो ये कोरोना का वायरस काफी समय तक मिलता है पॉजिटिव उसके अंदर। और अगर आपने इनको हाई टेम्परेचर में रखा हुआ है तो इसमें चांसेस हैं कि कोरोना वायरस डेड पाया है। क्योंकि जो स्टडीज हैं बाहर भी की गई हैं, उसमें उन्होंने डेड बॉडीज को प्रिजर्व करा। जो कोरोना से डेथ हुई उनको कम से कम 22 से 25 दिन तक प्रिजर्व किया है -15 डिग्री टेम्परेचर पे, और उनकी हुई है ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम हुआ है, और उसमें ये पाया गया है कि काफियों में उनका वायरस जो है, आरएनए जो है डिटेक्ट हुआ है उनके बहुत सारे सैंपल्स। और उसके बाद उनके जब टिश्यूज को काटा गया है, यानी कि ऑर्गन्स को काटा गया है और उसके अंदर आरएनए डिटेक्ट किया गया है, तो उसमें भी आरएनए पाया। तो उन्होंने यही चेतावनी दी कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है। वायरस खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया, परंतु आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स और उन लोगों को जो बॉडी को हैंडल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनको बचाने के लिए आपने सारे के सारे रूल्स फॉलो करने हैं और बॉडी को किसी के सामने भी नहीं एक्सपोज करना है। क्यों? कि किसी भी फ्लूइड से बॉडी के इन्फेक्टेड मरीज के आपको कोरोना हो सकता है। पर हमें दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनमें हमने कब कब डेथ हुई हैं, किस समय पे डेथ हुई हैं और उनकी ऑटोप्सी कब की गई, उनकी टाइमिंग्स को भी देखिए।
क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर 9वें और 10वें दिन में अब मरीज माइल्ड इन्फेक्शन वाला है तो वो ठीक हो चुका होता है, तो उसके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन रहने के बावजूद भी वो किसी को स्प्रेड नहीं कर पाता है। परंतु जो सिवियरिटी वाले मरीज हैं, जो सीरियस मरीज हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनके बारे में कोरोना के टेस्टिंग की पॉजिटिविटी है या नहीं है, या वो नेगेटिव हुए या नहीं हुए, ये सब चीजें जो हैं आमतौर पे उस समय की जाती हैं जब या तो डेथ हो गई है और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, या कुछ लोगों के रिपीट टेस्ट किए जाते हैं उनको देखने के लिए कि वो कोरोना नेगेटिव हो गए तो उनको फ्री करा जाए, कोरोना वार्ड से कहीं दूसरे वार्ड में रखा जाए। ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमें इस रिपोर्ट के जरिए ये मालूम पड़ रहा है कि वो कोरोना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये ठीक है, परंतु उनके फ्लूइड में अगर कुछ है या किसी को एक्सपोजर होता है तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और विश्व की और भी ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। क्यों आमतौर पे अगर ये बात आएगी कि कोरोना डेड बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है तो सबसे पहला डिमांड लोगों की आएगी कि हमें बॉडी हैंड ओवर कीजिए, हम अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। जो पुरानी रिपोर्टों के हिसाब से, विश्व की और रिपोर्टों के हिसाब से हो सकता है घातक से, तो क्योंकि उनका कहना यह है कि जो बरी की जा रही हैं उनके अंदर भी उन्होंने 5 बॉडीज को निकाला और उसके बाद टेस्ट किया तो उसके अंदर भी वायरस एक्टिव पाया गया। मतलब एक्टिव मीन्स के आरएनए पॉजिटिव पाया गया, एक्टिव हम नहीं कहेंगे पर पॉजिटिव था। तो पॉजिटिविटी अगर है तो हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इस चीज का दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे कि जनता आपसे बॉडी को मांगे नहीं कि हमें बॉडी हैंड ओवर कीजिए, हम बरी करेंगे या हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें हर चीज के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, इसके डिसीजन लेने पड़ेंगे और ये तय करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें उन डेड बॉडीज का क्या करना है। माना है कि ये ऑटोप्सीज वगैरह जब की जाती है तो हर चीज के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि जो लोग हैंडल कर रहे हैं डेड बॉडी को या जो ऑटोप्सीज कर रहे हैं उनको किसी को इस तरीके के इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये पहले जो और HIV और ये सब आए उनके अंदर ये सब देखा गया कि उनसे डेड बॉडी से भी लोगों को HIV होने का खतरा रहा। क्यों कि HIV वायरस फ्लूइड्स में रहता है। तो इन सब चीजों में हमेशा प्रिकॉशंस लिए गए हैं। तो हर चीज को देखना पड़ेगा, इन रिपोर्ट्स को हमें और गहन अध्ययन करना पड़ेगा और डिटेल्स में जाना पड़ेगा ये तय करने के लिए कि एक्चुअल में क्या अल्टीमेटली डिसीजन होना चाहिए और इनका क्या फर्क पड़ेगा आने वाले समय में हमारे मैनेजमेंट पे या हमारी डेड बॉडीज को हैंडल करने में, हर चीज के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसी चीज पे आएगा। जिसका ध्यान रखते हुए हमें आगे और भी स्टडीज करनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा कि क्या वायरस RNA है बॉडी में प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो किस लेवल पे है और क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी उस स्टडी में CT वैल्यूज भी देखी गई, यानी कि जो साइकिल थ्रेशोल्ड है कि कितने साइकिल के बाद वो रेप्लिकेट हुआ। अगर ऐसी चीजें करनी भी हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करेंगे और हमें कितनी स्टडीज और आगे करनी है जिससे कि हम किसी भी ऐसी चीज पे ना जाएं जिससे कि लोगों को परेशानी हो, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को परेशानी हो और हमें हैंडलिंग परेशानी। क्योंकि अभी तक तो हर बॉडी को आपने जिस तरह से पैक किया और जिस तरह से लोगों को हैंड ओवर किया है, लोगों के मन में काफी दुख रहता है कि वो अंतिम समय में भी अपने मृतक संबंधी, सगे संबंधी को नहीं देख पाए। तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हम क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि स्प्रेड ना हो किसी भी तरह से। इन सब, क्योंकि आपने अंतिम संस्कार के लिए भी कोरोना वाली जगह अलग बनाई, नॉन कोरोना वाली अलग करी, उन्हें मिक्स नहीं कर रहे। जबकि एक चीज सामने आई है कि जब आप हाई टेम्परेचर पे ये सब रख रहे हैं तो कोरोना जो है माना जाता है कि उस लेवल पे टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करता है और वो खत्म है।
जी डॉक्टर करण, जिस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, ब्लैक फंगस जिसको कहा जा रहा है, उसकी भी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। एक शोध में ये भी निकला है कि जिन लोगों को ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, 15% ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज नहीं थे। इसके क्या मायने, इसको कैसे समझा जा सकता है? जी, कोरोना जैसे कि अभी इस प्रकार से भयभीत हो रहे हैं लोग बात, ये ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि कोरोना यदि हुआ है आपके शरीर में तो ये सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण और ये इन्फेक्शन होता है और साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी होती है तो होता है जी। और जिस प्रकार से भी अभी फिर चर्चा होने लगी है म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस की, कि जहाँ केसेस मिले हैं उसमें नेगेटिव भी था, तो मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जो रिपोर्ट्स हैं, जो जांच है, जो अध्ययन है, चाहे वो कोरोना पेशेंट की जांच के बाद में पॉजिटिव हुआ है, म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हुआ है या नेगेटिव वालों को हुआ है, तो ये तो कोरोना नहीं भी था। तो हम लोगों ने पिछली वाली डिस्कशन में ये बताया भी कि हम लोगों को तो ये 40 साल 50 साल पहले ये पढ़ाया गया है म्यूकोरमाइकोसिस, और जो एम्फोटेरिसिन बी इसकी जो दवा है ये 50 साल पहले से मरीजों में उपयोग की जा रही है और ये फंगस वातावरण में उपस्थित है। अब जहां तक सवाल आता है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे उनमें भी ये पाया गया और नहीं पाया गया, तो ये इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन है और उसमें प्रदेश में 200, 350 इस प्रकार के केसेस तो नॉर्मली भी मिलते हैं, क्योंकि ये वायरस तो ये जो फंगस है ये वातावरण में है, ये घरों में है, ये बाग बगीचों में, खेतों में, खलिहानों में, यहाँ सब जगह ये पाया जाता है, तो इससे नकारा नहीं जाता, मिक्स भी हो सकता है। बहुत सी और भी बीमारियां के साथ में म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, HIV वायरस से ग्रस्त है, या और कोई भी शरीर में डायबिटीज मेलाइटिस अकेली है, तो भी तो ये इन्फेक्शन होते हैं, अपने आप भी होते हैं। बहुत से ऐसे इन्फेक्शन हैं जो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस है तो ये हो गया है, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल पाता और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि ये इसमें किसी भी प्रकार का निर्णायक सवाल का जो जवाब है वो देना मुश्किल है। अभी इसमें सब साइंटिस्ट लोग और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वायरोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक्स वाले हैं जो, और पैथोलॉजिस्ट हैं, अदर साइंटिस्ट और बड़े बड़े अस्पताल के विभागों के जो जिम्मेदार प्रोफेसर और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोगों की टीम लगी है, वो निर्णय देंगी और इसकी एक SOP बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होती है जो, और वो लागू होगी। तो इस गाइडलाइन से अभी सरकार ने और ICMR ने और WHO ने और शासन स्तर से, प्रदेश स्तर से जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है उसमें मरीजों की जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इसका पालन होना जरूरी है, जांच होना जरूरी है, इलाज होना जरूरी है, कंफर्म होना जरूरी है। पहले भी हमने कहा था हर एक इन्फेक्शन को ऐसा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन नहीं कह सकते आप, उससे रिलेटेड कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, और जो सेलुलाइटिस होती है और दूसरे और टॉन्सिलाइटिस होती है, और टंग के इन्फेक्शन होते हैं, बकल म्यूकोसा के इन्फेक्शन होते हैं, अल्सरेशंस होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोविटामिनोसिस होती है। इन सब की कमी होने के कारण भी जीभ में, गाल में इस प्रकार के इन्फेक्शन आते हैं। अब जब तक कि इसका स्क्रैपिंग करके या बायोप्सी करके या उसकी जगह से वो मटेरियल को निकाल करके जांच करके कंफर्म ना किया जाए, तब तक हम उसको ब्लैक फंगस नहीं कह सकते, म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं कह सकते। ये नाइंसाफी होगी, इससे मरीजों में भयभीत और डर पैदा होगा, और इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए। जब सरकार कहे कि हमने ये जांच कराई है, इसमें ये पाया गया है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, या यदि कुछ पाया जाता है और उससे पॉपुलेशन बेस्ड या इन्फेक्शन जो हमेशा होते हैं या नहीं हुए हैं या अब हो रहे हैं, इन सब की जानकारी वैज्ञानिक तौर पर जब तक नहीं आएगी, इससे आपको खौफ नहीं खाना है। सुरक्षित हैं आप, सुरक्षित रहें, साफ सफाई से रहें और इससे भी बचें। मैं समझता हूँ कि
सभी सुरक्षित है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि स्टार्ट होता भी है कोई लक्षण और वहां पर उस लक्षण से संबंधित आपको डाउट होता है कि आपको ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन की शंका है और जांच की फैसिलिटीज कंफर्मेशन की नहीं है, तो भी वो मरीज सब अच्छे हो रहे हैं। एम्फोटेरिसिन दी है, एंटीबायोटिक या मिक्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, मिक्स एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ये सब दवा दे करके और अच्छे हो रहे हैं लोग। लेकिन जिसका इन्फेक्शन, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, सुपर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो गया है, सेलुलाइटिस हो गई है, सेप्टिसीमिया हो गया है, बॉडी में बहुत सा मटेरियल, मांसपेशियां और जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो डैमेज हो गए, तो उसको बचाने, लेकिन उस पर भी उसका चिकित्सक दल को कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है कि वाकई में ये इन्फेक्शन के कारण है या बैक्टीरिया के कारण है, सेलुलाइटिस के कारण है या ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण है। ये सब प्रकार की जांच की कंफर्म रिपोर्ट होगी, तब फिर उसके आंकड़े निकलेंगे, स्टैटिस्टिशियंस इसके आंकड़ों को उस हिसाब से और फिर वो डिक्लेरेशन होगा सरकार की ओर जो होता है ये, और उसका बचाव के लिए सभी प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें इससे बचाव करने की जरूरत है। साफ सफाई घरों से लेकर के आप अपनी बॉडी तक और जिस स्थान में आते जाते हैं वो साफ सुथरा ही हो, और इससे बचाव के लिए चाहे वो कोरोना का इन्फेक्शन हो, वायरस हो, और चाहे आपका ये फंगस वायरस हो। अभी किसी को अगर मान लो डायरिया वॉमिटिंग हो जाता तो बोलेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में बोलेंगे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये सब तो आपके वातावरण में, पानी में, हवा में मौजूद है, घरों में, आसपास में, ये सब में पैरों से, हाथों से और कपड़ों से ये सब आते जाते रहते हैं। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शासन अपने आंकड़े, अपने शोध के और डॉक्टरों से, चिकित्सक लोगों से बैठ करके चर्चा करने के बाद अगर किसी प्रकार से कोई गाइडलाइन देती है या एसओपी देती है या निर्णय देती है, वो शासन की जिम्मेदारी है। वो सभी चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जांच के लिए भी, इलाज के लिए भी और रख रखाव के लिए भी और प्रचार प्रसार के लिए, जागरूकता के लिए, सब कार्य शासन स्तर पे हो रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बचाव करने की जरूरत है। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से लोगों के दिमाग में भी अब ब्लैक फंगस को लेकर भी कई गलतफहमियां पैदा होने लगी हैं। हालांकि ब्लैक फंगस ने भी एक महामारी का रूप ले लिया है, कई राज्यों में महामारी घोषित कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां भी हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस और कोरोना अलग अलग दो बीमारियां हैं। ब्लैक फंगस, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ब्लैक फंगस भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है? देखिए शिवानी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले तो ये, इसका नाम बहुत समय से बात हो रही है कि ये फंगस ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो जो टिश्यू नेक्रोस हो जाता है, डेड हो जाता है, उसका रंग ब्लैक हो जाता है। अदरवाइज ये ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ये डेफिनेटली कोरोना के जैसा एक दूसरे से मरीज को या किसी और आदमी को नहीं फैलता है। ये इस तरीके की बीमारी नहीं है जो आपस में रहने से या आपके साथ में रहने से या उससे मिलने से आपको हो सकती है। ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस नहीं है कि आपको खांसी जुकाम से फैल रहा है जैसे कोरोना फैलता है, तो उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। पर जो हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीजों में ये पाई जाती है और उनमें ही ये बीमारी होती है। ब्लैक फंगस ज्यादा असर डालती है, इसकी सिवियरिटी कोरोना के मरीजों में ज्यादा देखी गई, इस वजह से इस समय पाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं उनकी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, चाहे वो दवाइयों की वजह से पड़ रहा है या वो उनकी अदरवाइज बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ रहा है। और जब भी लो इम्यूनिटी होती है तो ब्लैक फंगस हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, कोई नई इन्फेक्शन या म्यूकोमार्कोसिस, बहुत पुराना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जितने भी मरीज होते हैं उनमें ये देखी जाती रही है और इलाज करा जाता है। खास करके कैंसर वाले मरीज या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है उनको किसी भी तरीके के इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो वही सिचुएशन है। और आपकी जो रिपोर्ट आई कि 15%
नॉन कोविड है, नॉन डायबिटिक है, पर उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस किसी ने नहीं देखा, सिवियरिटी कितनी है ये नहीं देखा। हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन हो, माइल्ड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत होते रहते हैं, उनमें कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं। तो पहली चीज तो ये कि भयभीत ना हो कि ब्लैक फंगस का अगर कोई मरीज आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपने देखा है तो आप सोचे कि हमें भी ब्लैक फंगस हो जाएगा। ये ब्लैक फंगस ऐसे नहीं होता है। तो उसको दिमाग से निकाल के निश्चिंत होकर रहें। और जरूरी ये है कि जैसे ही तकलीफ आती है आपको समझाया जाए कि आपको सर दर्द हो रहा, आपके चारों लाली हो रही हो या कोई और परेशानी नाक से हो रही है या मुंह के अंदर हो रही है, तो तुरंत जांच कराइए। अर्ली डिटेक्शन जो है और उसकी जो सफाई है, जो साइनसेस की बात हो रही है, सफाई हो जाए, दांतों में हो रहा है तो दांतों की सफाई हो जाए, मुंह के अंदर हो रहा है तो मुंह की सफाई हो जाए, तो जो डेड टिश्यू आने वाला है इंफेक्टेड एरिया उसको हटा दिया जाए और दवाइयां शुरू हो जाए तो आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% मोर्टेलिटी है, 100% तो बात ही नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं हो, पर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग रोज कह रहे हैं कि हर इंसान को अपना डायबिटिक स्टेटस जरूर पता करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। ये भी बात आ रही है कि कोरोना ठीक होने के बाद जब लोग घर चले गए हैं उसके बाद भी उन्हें म्यूकोमाइकोसिस हो रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अपना डायबिटीज स्टेटस का चेक नहीं रखा, ध्यान नहीं किया। डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई जो पहले नहीं भी थी इलाज के बाद और वायरल इन्फेक्शन के बाद। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, बचाव करेंगे तो हर चीज से बचते जाएंगे। डर के बैठ जाएंगे या घबरा जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान। तो हमें ध्यान रखना है कि पहली चीज कोरोना ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन जो है वो करें। अपनी डायबिटीज को 100% ध्यान से देखें और कंट्रोल करें। जिनको पहले नहीं थी कोरोना के बाद वो अपना रेगुलर देखते रहें कि डायबिटीज दोबारा बढ़ तो नहीं गई है, क्योंकि इलाज के दौरान बढ़ती है परंतु उसके बाद जब वो ठीक आने लगती है तो लोग भूल जाते हैं। पर बॉडी का रिस्पांस एक बार गड़बड़ हो जाता है, उसमें कुछ चीजों से उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है तो डायबिटीज बहुत से लोगों को बात हो जाती है। तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करें, उसको चेक करते रहें। अपने घर में एक ग्लूकोमीटर ले लें और हफ्ते 10 दिन में चेक करते रहे। तो शुगर का कंट्रोल अगर रखेंगे तो आप इस इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे और आने वाले समय में भी आपको जो परेशानियां डायबिटीज से होने का डर रहता है उनसे बच सकते हैं। तो किसी तरीके की परेशानी ना लें, चिंता नहीं करें और जो भी सरकार के निर्देश आते हैं उसका ध्यान से पालन करें, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बार जो चीजें आपको बताई जाती हैं उसके पीछे एक सोच होती है, एक ग्रुप होता है जो आपकी स्टडीज कर रहा है और उसको देख के करता है। तो उनकी बातों से ही सब लोग आगे सोच के चलते हैं। कहीं कहीं पे फर्क पड़ता है सोचने में लोगों के, पर क्योंकि उनके पास एक तंत्र है, उनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक टीम है जो ये सब कर रही है और जांच दे रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उन्हें फॉलो करें। और ये उनके ही इंस्ट्रक्शन है कि कोरोना की छुट्टी होने के बाद आप अपनी डायबिटीज का खास ध्यान रखें और डरे नहीं। डायबिटीज कंट्रोल रखेंगे तो आप इस फंगल इन्फेक्शन से जरूर बचा सकते हैं अपने आप को। और जैसे ही कोई तकलीफ हो तुरंत आस पास में अपने डॉक्टर से, ENT, आई, जनरल फिजिशियन या जो भी डॉक्टर है वो आपको सलाह देगा कि क्या अपने आप इलाज ना करें, न तो कोरोना का करें और न ही किसी और बीमारी का करें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रूलिंग्स आएंगी इन सब बातों पे कि किस तरह से दवाइयां काउंटर पे ना मिले, सबको केमिस्ट ना दे और हर आदमी को प्रिस्क्रिप्शन लेकर के ही दवाई खरीदनी। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, ये बेहद अहम बात आपने बताई है कि ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शंस के कोई भी दवाई मरीजों को या किसी भी इंसान को ना दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर करण पीपरे और डॉक्टर आर.एन. टंडन, जिन्होंने हमें ये भी बताया कि फंगस से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंगस हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होता है, बस अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वो हम पर असर नहीं कर पाता और मौका ढूंढता है कि जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो वो हम पे असर करे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट को प्रॉपरली लें, डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही कोई दवा लें। अपना ख्याल रखें। देखते रहें स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।